तबस्सुम से एक बातचीत में उन्होंने अपने अकेलेपन का जिक्र करते हुए बताया था कि सामने की कुर्सियों पर बैठने वाले चले गए। मैं यहाँ बैठा इंतज़ार करता रहता हूँ कि कभी घर की घंटी बजे। वो नहीं बजती तो मुझे फ़ोन की घंटी का इंतज़ार रहता है, वो भी नहीं बजती और एक खाली खाली सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। देहरादून के मशहूर बैरिस्टर चंदी प्रसाद सिंह के बड़े बेटे कृष्ण निरंजन सिंह अपनी बहन के इलाज के सिलसिले में कोलकाता नहीं गए होते तो बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा लेकर खिलाड़ी बन गए होते। एक संभावना ये भी थी कि पिता की तरह इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई कर लौटते और फिर उनकी तरह वकालत करते। उन्होंने एक बार देखा कि उनके पिता ने एक कातिल को कानून की गिरफ्त से बचा लिया था। उनके युवा मन को धक्का लगा। उन्होंने सोचा कि अगर बैरिस्टर बनकर ऐसा ही कुछ करना होगा तो तौबा। खैर, बहन की मदद से बर्लिन के बजाय वो 1936 में कलकत्ता पहुंच गए और संयोग से पृथ्वीराज कपूर से उनकी मुलाकात हो गई। उनके सुदर्शन व्यक्तित्व और उनकी आंखों से प्रभावित कपूर ने उन्हें देव की बोस से मिलवा दिया। देव की बोस ने उन्हें सुनहरा संसार में पर्दे पर उतार दिया। सुनहरा संसार के बाद उन्हें न्यू थिएटर्स में 150 के मासिक वेतन पर रखा गया। उन दिनों कलाकार स्टूडियो के साथ ऐसे ही जुड़ते थे। कोलकाता में की गई फिल्मों में उनकी अदाकारी से मुंबई के निर्देशक आकर्षित हुए। खासकर AR कारदर ने उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया। पृथ्वीराज कपूर पहले ही मुंबई आ चुके थे। पीछे से 1937 में KN सिंह भी पहुंच गए। मुंबई के मशहूर निर्माता फाजली भाई ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उनके साथ KN सिंह ने बागबान, इंडस्ट्रियल इंडिया और पति पत्नी जैसी फिल्में की। KN सिंह के समझ में आ गया था कि उन्हें फिल्मों में नायक की भूमिका नहीं मिलेगी। फिल्मों में खलनायकी की भूमिका से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। खलनायकी में उनका एक अलग अंदाज और मुकाम था। सूट बूट और हैट पहने, मुंह में पाइप दबाए KN सिंह पर्दे पर आते थे और घनी बोहें और ऊंचे पलकों से दर्शकों की तरफ देखते थे तो सिहरन सी पैदा हो जाती थी। उनका नैसर्गिक अंदाज प्रभावित करता था। वरिष्ठ कलाकार याकूब ने KN सिंह की अदाकारी देखकर कहा था, अब मैं खलनायकी छोड़कर चरित्र भूमिकाएं निभाऊंगा। उन्होंने KN सिंह से कहा था कि तुम केवल सिंह नहीं हो, तुम किंग हो। सिंह इज किंग। खलनायक की भूमिका में वे किंग ही थे। फाजली भाई के बाद KN सिंह ने नानू भाई देसाई के साथ कुछ दिनों तक काम किया और फिर सोहराब मोदी के मिनर्वा स्टूडियो से जुड़ गए। अब उन्हें महीने के 500 रुपए मिलने लगे। उनकी तरक्की यही नहीं रुकी। बॉम्बे टॉकीज की पारखी निर्माता और अभिनेत्री देविका रानी की उन पर नज़र थी। उन्होंने KN सिंह को बॉम्बे टॉकीज में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने पूछा कि आप कितनी रकम की उम्मीद रखते हैं। KN सिंह ने एक निश्चित रकम बताने के बजाय जवाब दिया कि मैं क्या बताऊं, आप तय करें कि मुझे क्या मिलना चाहिए। उन्हें 1600 के मासिक वेतन पर रख लिया गया। मासिक वेतन के अलावा घर से स्टूडियो आने जाने का टैक्सी किराया भी मुकम्मल किया गया। 1944 तक वे स्टूडियो से जुड़े रहे। बाद में स्टूडियो सिस्टम टूटने पर उन्होंने बाकी कलाकारों की तरह स्वतंत्र रूप से अभिनय जारी रखा। बॉम्बे टॉकीज में दिलीप कुमार की लॉन्चिंग फिल्म जवार भाटा की शूटिंग आरंभ हुई तो उनका पहला शॉट लिया जा रहा था। सेट पर मौजूद KN सिंह को देखकर उनकी घबराहट बढ़ गई तो निर्देशक अमिया चक्रवर्ती ने उनसे आग्रह किया कि आप चाय पीने के लिए थोड़ी देर सेट से बाहर चले जाएं। निर्देशक की ये बात KN सिंह की समझ में नहीं आई तो उन्होंने वजह पूछी। अमिया चक्रवर्ती ने बताया कि दिलीप तुम्हारी मौजूदगी से घबरा रहा है। ये सुनते ही KN सिंह ने दिलीप कुमार के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें समझाया। दिलीप कुमार की घबराहट खत्म हो गई। दोनों ही पहले दिन से दोस्त बन गए। उन्होंने ज्वार भाटा के अलावा दिलीप कुमार के साथ हलचल और शिकस्त फिल्में भी की। KN सिंह सहयोगी कलाकारों से दोस्ताना व्यवहार रखते थे, उनकी इज्जत करते थे और यही चाहते थे।
न केवल उनकी शख्सियत बल्कि उनके निभाए किरदारों में भी इस आदर का ख्याल रखा गया। उन्हें किसी नायक ने कभी पर्दे पर गाली नहीं दी, किसी ने हरामजादे जैसी गालियां संवादों में नहीं रखा। वे बाकी खलनायकों की तरह चीखते चिल्लाते नहीं थे, नायिकाओं को छूने और छेड़ने के दृश्य नहीं करते थे। भय छा जाता था कि अब नायक की मुश्किलें बढ़ेंगी। उनके करीबी दोस्त न्यू थिएटर्स के जमाने के ही थे। के.एल. सहगल, पृथ्वीराज कपूर और पहाड़ी सान्याल से वे नजदीक थे। शाम में महफिल जमती थी, कुछ और दोस्त भी आ जाया करते थे। एक शाम ऐसे ही महफिल में 10-12 दोस्त जमा हो गए। कमरे में सिगरेट का धुआं भर गया था। के.एन. सिंह ने हवा के लिए खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही बाहर उनकी नजर बारिश में छतरी लिए खड़ी भीड़ पर पड़ी। पता चला कि वे सभी के.एल. सहगल का गाना सुनने आए हैं। ये महफिल धीरे धीरे सूनी हो गई। एक एक कर दोस्त मौत की आगोश में सो गए। जीवन के अंतिम पहर में वे अकेले हो गए थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने छोटे भाई विक्रम सिंह के बेटे पुष्कर को गोद लिया था। तबस्सुम से एक बातचीत में उन्होंने अपने अकेलेपन का जिक्र करते हुए बताया था कि सामने की कुर्सियों पर बैठने वाले चले गए। मैं यहाँ बैठा इंतजार करता रहता हूँ कि कभी घर की घंटी बजे। वो नहीं बजती तो मुझे फोन की घंटी का इंतजार रहता है, वो भी नहीं बजती और एक खाली खाली सी आवाज सुनाई पड़ती है। उन्होंने 8वें-9वें दशक के कलाकारों के साथ भी काम किया। 45 सालों में फिल्म इंडस्ट्री के बदले अंदाज से वे खुश नहीं थे। उनके अनुसार फिल्म इंडस्ट्री में पहले फिल्म के निर्माता सर्वसर्वा होते थे, तब सभी चीजें दुरुस्त थी। धीरे धीरे फिल्मों की कमान हीरो के हाथ में चली गई। फिल्म इंडस्ट्री की सूरत और सीरत बदल गई। इस बदलाव से नाखुश रहने के बावजूद वे अपने समय की नई पीढ़ी की तारीफ भी करते थे। उनके मुताबिक नई पीढ़ी के कलाकार हमारी पीढ़ी की तरह लापरवाह नहीं है। उन्होंने कायदे से भविष्य के बारे में सोचा है और अगले 2-3 पीढ़ियों तक के लिए इंतजाम कर लिया है। जीवन के अंतिम सालों में अपनी आंखों के लिए विख्यात के.एन. सिंह की आंखों की रोशनी चली गई थी। मोतियाबिंद के मामूली ऑपरेशन में उनकी आंखें खराब हो गई थी और दिखना बंद हो गया था। जीवन में आए अंधेरे को भी उन्होंने स्वीकार किया और 31 जनवरी 2001 को मुंबई में उनका निधन हुआ। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।